सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो बिजली की इस वक्त कमी हुई है, पहली तो इनका अभी तक मेरा ख्याल है तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं। इनके पास अभी तक कोई वज़ीर तवानाई का नहीं है। 3 हफ्ते के करीब होने वाले हैं। पहले इससे पहले भी जो बहरान था, सो 3 हफ्तों से कोई वज़ीर ही नहीं है। तवानाई के फ़ैसले जो हैं, एनर्जी के फ़ैसले, वो रोज़ के रोज़ होने होते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा एक आपको चाहिए कि कोई डिसीजन मेकिंग जो है वो हो रही हो। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं रही है। शहबाज शरीफ साहब पहले इन्होंने ये फ़ैसला, सबसे बड़ा फ़ैसला जो आते ही किया, वो ये किया कि हम PIA का बोइंग 777 लेंगे और उसके ऊपर पूरा पाकिस्तान ही तकरीबन जो है वो मुफ्त उमरा करने चला जाएगा। अब तक हुकूमत का सबसे बड़ा पॉलिसी डिसीजन जो था वो ये आया। वो भी यू टर्न लेना पड़ा क्योंकि अवामी दबाव इतना आ गया। पहले कह रहे थे जी हमने पहले जो हमारे मिस डिसइंफॉर्मेशन है, मिस डिसइंफॉर्मेशन ने कहा कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है और जहाज़ ही नहीं आया। फिर आपके सामने जो लेटर था जो PIA को लिखा गया वही सामने आ गया और लेटर पता चल गया इन्होंने कि $60,000 रोज़ाना जो है वो PIA को इसकी अदायगी हुकूमत ने करनी थी। आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन $60,000 रोज़ाना का इनका ख़र्चा, जिस पे ये सारे लोग जो हैं तकरीबन 84 लोग जो हैं, जिसमें इनके ड्राइवर शामिल थे, एक आलू गोश्त बनाने का एक्सपर्ट शामिल था। आप अंदाज़ा लगाएं इनके उम्रे के वफद का। उसमें 3 मालिशिये शामिल थे, उसमें 4 जो हैं वो बावर्ची शामिल थे, और जिस तरह मैंने आपको कहा उन 4 बावर्चियों में एक जो है वो सिर्फ आलू गोश्त बनाने का एक्सपर्ट। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि किस किस्म की इबादत के टूर के ऊपर वो आपके और मेरे पैसों से सऊदी अरेबिया जा रहे थे। और उस पर मैं समझता हूँ कि जो होती साहब ने और फिर आज BNP ने जो बयान दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, इबादत तो अपने पैसों से ही होती है, मेरा ख्याल है कि वो बड़ा एक अच्छा फ़ैसला था। और उसके बाद जो दबाव पड़ा, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मीडिया का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन तमाम सोशल मीडिया के वॉल्टियर्स का जिन्होंने इसको एक बड़ा इशू बनाया और वो उनको वापस जो है ये फ़ैसला लेना पड़ा। अदरवाइज़ पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा इकनॉमिक बोझ ये पड़ना था। अच्छा जी, सबसे पहले तो इन्होंने हुआ ये है, ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है? लोड शेडिंग इसलिए हो रही है, जिसको एक तफसील से हम अज़हर साहब ने इसको जो है वो ट्वीट भी किया है और उन्होंने इस पे ऊपर बात भी की है। लोड शेडिंग होने की बुनियादी वजह यह है कि जो 2 LNG के सबसे बड़े इन्होंने सौदे जो नून लीग ने किए थे वो दोनों डिफ़ॉल्ट कर गए। चूँकि कीमतें ऊपर गई, LNG में इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उसमें इन्होंने हिसाब किताब अपना सही नहीं रखा, वो डिफ़ॉल्ट करके LNG आपको पाकिस्तान में नहीं आई। उसके बाद आपने क्या करना था कि जो लोकल आपकी सिस्टम है गैस का, उसको डाइवर्ट करना था आपने पावर प्लांट्स की तरफ, वो आपने नहीं किया। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने पेमेंट्स करनी थी। कोयला जो था, इंपोर्टेड कोयला, वो महंगा हो गया है, आपने उनको पेमेंट्स करनी थी। हम 50 अरब रुपया पेमेंट करने जा रहे थे कोयले के प्लांट्स को एडिशनल, ताकि ये लोड शेडिंग ना हो। उन्होंने वो पेमेंट नहीं हुई, जिसकी वजह से आपका सारे का सारा अब क्या हुआ है, आपका फर्नेस ऑयल का जो ज़ख़ीरा है वो भी ख़त्म हो रहा है क्योंकि आपने डाइवर्जन नहीं की है। आपका जो कोयले के प्लांट्स हैं वो 1/3 पे चल रहे हैं क्योंकि आपने उनको पेमेंट नहीं की है। और ये एक बहुत बड़ा बहरान जो लोड शेडिंग का इस वक्त है वो हमारे सरों पर मुसल्लत हो चुका है। उसके साथ साथ जो डीज़ल है, मैं आपको यहाँ पर यह बता दूँ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 10 साल का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा जो डीज़ल का था वो बिल्ड किया था और हम वो छोड़ के गए थे। लेकिन अब ये चूँकि कीमतें एक दिन कह देते हैं, एक इनका वज़ीर उठता है वो कहता है हम कीमत बढ़ा देंगे, दूसरा वज़ीर उठता है कहते हैं हम नहीं बढ़ाएंगे। इसकी वजह से एक ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो गई है और जो डीज़ल की इस वक्त कामयाबी है वो बुनियादी तौर के ऊपर इस वक्त वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से जो है वो हो रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि जब से ये 2-2.5 हफ्ते में हुकूमत आई है, चीनी की कीमत में 15 रुपया इजाफा हो चुका है, घी की कीमत में भी 15 रुपया इजाफा हो चुका है, आटा 50 रुपया जो है वो महंगा हो गया है, और DAP जिसको इन्होंने कहा था कि पता नहीं हम किधर ले आएंगे, वो 500 रुपये बोरी जो है वो महंगी हो चुकी है। पाकिस्तान में इस वक्त लॉ लेसनेस, कल आपने कराची में देखा जो इस वाक़या हुआ, जो एक टेररिज्म के ऊपर हमने, और इस वक्त जो मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं उनके ऊपर हमें बड़ी तशवीश है। और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर नीचे जा रहा है, सो पूरी हुकूमत
इस वक्त एक क्योस का शिकार है। इस वक्त जो सारे मामलात, इस वक्त तमाम तर तवज्जो सिर्फ यह है कि किसी तरीके से हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बन जाए। पूरी हुकूमत की तवज्जो जो है वो इस वक्त इधर लगी हुई है। पाकिस्तान का मसला शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना या हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला बनाना नहीं है। हमें फौरी तौर के ऊपर नए इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए। वाहिद हल है पाकिस्तान के मौजूदा बहरान का, क्योंकि इस वक्त एक आर्जी हुकूमत कायम है। ये कोई मुस्तकिल फ़ैसले नहीं कर सकते। ये तो तेल की कीमत नहीं बढ़ाने के ऊपर जो है इनको वक्त पड़ा हुआ है कि हमने क्या करना है। इनसे बिजली की कीमत अब तक ये तकरीबन जो है वो 2 दफ़ा बढ़ा चुके हैं, लेकिन इनसे आप मुस्तकिल फ़ैसलों की तवक्को नहीं कर सकते। आज आप देखें कि क्या हुआ अदालत में। हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब माशाल्लाह और उनके वालिद साहब शहबाज शरीफ साहब, अदालत में फ़र्द जुर्म आयद होनी है और वकील पेश होकर कहता है 40 अरब रुपए का ये केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, और वकील और FIA वाले पेश होकर कहते हैं सर वो वज़ीर आज़म साहब की आज कैबिनेट मीटिंग है, वज़ीर आज़म काबीना की मीटिंग ले रहे हैं, लिहाजा ज़मानत की तारीख बढ़ा दी जाए। आप मुझे देखें, ये मुल्क है, इस तरह से मुल्क का निज़ाम चल सकता है? इस तरह से आप जो है वो एक एटमी ताकत के हामिल मुल्क को चलाएंगे कि वज़ीर आज़म का और वज़ीर आला का कोई पता नहीं कि कल जो जज साहब हैं वो हिम्मत करें। अगरचे लोगों को शक ही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आखिर जुडिशरी ने अपनी जो इदारा किरदार है वो भी अदा करना है। आज 2 केसेस लगे थे। इस केस में जुडिशरी ने तारीख दे दी कि वज़ीर आज़म साहब की जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो हम अगली तारीख पे सुन लेंगे। दूसरे केस में कहा गया कि नहीं, आज हमज़ा साहब का हलफ होना बड़ा ज़रूरी है इसी केस में जो मुल्ज़म नामज़द है। ज़ाहिर है कि इससे आप 130 रेटिंग ही मिलेगी, फिर 130 से नीचे कोई होगी तो होगी, ऊपर आने जोगे तो आप नहीं हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त एक रियलाइजेशन है, एक जुडिशरी में भी और तमाम पाकिस्तान में ये रियलाइजेशन है कि ये जो क्राइसिस है, ये जो बहरान है, ये इस तरह से पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। पाकिस्तान को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और उसको हमें आगे बढ़ना है। जो आज इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर पूरे पाकिस्तान में देखें, एक वक्त की सियासत थी। अभी मरियम औरंगज़ेब की मैं देख रहा था, मिनिस्टर फॉर डिसइंफॉर्मेशन, मिस डिसइंफॉर्मेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो ऐसे इमरान खान के बारे में बात करती हैं। आप ज़िंदगी में कभी खुद कौंसलर इलेक्ट नहीं हुई। मैं आपसे चैलेंज करता हूं कि आप किसी जगह के ऊपर कौंसलर का इलेक्शन लड़के दिखा दें मुझे। आप पाकिस्तान के इलेक्शनों का फैसला करेंगी? आपको क्या पता सियासत का? मांगे तांगे की हुकूमत, मांगे तांगे की सियासत, मांगे तांगे की सीट और मांगे तांगे की वजारत। इस तरह तो बैठ के आप जो है, आपका तो कोई कद नहीं है कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के सबसे बड़े मकबूल लीडर के ऊपर इस तरह की गुफ्तगू करें और फिर आप इस तरह से उनके बारे में मरियम नवाज़ और मरियम औरंगज़ेब जो हैं वो जिस तरह मोहल्ले की औरतें एक दूसरे को ताने देती हैं, इनका ये उससे बढ़ी नहीं रही हैं। ये उसी में फंस गई हैं कि एक दूसरे को जो है फप्फे कुटनियों वाला रोल उन्होंने लिया हुआ है। मेरी नज़र में देखें, कभी आप इनको देखें ना, इनकी कभी कोई पॉलिसी की बात होती है, ना इनके अंदर कोई जो है उन्होंने कभी को अकल की बात होती है, ना ही कोई सियासत की बात होती है। सो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इन जो है इन ख़वातीन के हवाले पाकिस्तान की सियासत को तो नहीं किया जा सकता। और इमरान खान ने, और आज दूसरा मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पीपल्स पार्टी को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा जनरल ज़ियाउल हक़ के मंजिले बेटे बकौल उनके अपने, उनका वज़ीर ख़ारजा बन गया है। और ज़रदारी साहब ने जो काम ज़ियाउल हक़ नहीं कर सके, 11 सालों में उन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि पीपल्स पार्टी को हम ख़त्म कर लें, तबाह बर्बाद कर दें, वो आज ज़रदारी साहब ने करवा दिया है। और अब पीपल्स पार्टी असल में तो नून में शामिल हो गई है। किस शक्ल से और किस मुंह से अब वो कहेंगे कि हम अलहदा। और मैं आज इलेक्शन कमीशन से ये भी मुतालबा करता हूँ, इन सबको एक ही इंतखाबी निशान दे दें, और अगर लोटा दे दें तो ये ज़ाहिर कन्वीनियंट होगा, इनकी जो सियासत है उसके साथ वो जाएगा। तो इन सब को लोटे का इंतखाबी निशान जो है वो फौरी तौर पर अलॉट किया जाए। और यहीं पर मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि देर हुई आने में तुमको शुक्र है फिर भी आए, तो कि 9 तारीख को उन्होंने आर्टिकल 63A का ये केस मुकर्रर कर दिया है। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस केस को कॉन्क्लूड करेगी। पाकिस्तान की सारी सियासत जो है वो इस केस के इर्द गिर्द
जो है वो हुई हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और इलेक्शंस, ये दो मामलात हैं जिनकी तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तान की वोटिंग जो है वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं जुल्फ़ी बुखारी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि ओवरसीज़ के हवाले से थोड़ी गुफ्तगू जो है वो करते हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवरसीज़ वोटिंग राइट्स ये एक ऐसा मौजू है जो पीटीआई की गवर्नमेंट में, हमारी गवर्नमेंट में हमने पहले दिन से उठाया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हक दिया है कि अगले इलेक्शन में अपना हिस्सा डालें, अपना वोट डालें। मैं आज आप लोगों के इस प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कमीशन को ख़ास तौर पे उनसे पूछता हूँ कि अभी तक ये इसको आगे लेके क्यों नहीं चले। इनने अभी तक ना नादरा को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि वो उसकी टेक्नोलॉजी बनाए, ना इनने, अगर नादरा को नहीं देना, ना इनने कोई ऐसा टेंडर निकाला हो कि किसी और टेंडर करके किसी और को इस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे लेके आए कि जो ओवरसीज़ ऑनलाइन वोटिंग प्लेटफॉर्म होगा वो कब बनेगा, और क्यों इलेक्शन कमीशन बार बार इसको डिले करता जा रहा है। हमारी हुकूमत में इलेक्शन कमीशन ने डाला था 2.4 बिलियन की रिक्वेस्ट डाली थी फाइनेंस मिनिस्ट्री को, प्राइम मिनिस्टर को, इसी चीज़ के लिए कि वो डेवलप करें, लेकिन वो उधर का उधर ही रह गया। आगे क्यों नहीं लेके जा रहे? ये डिले किस बात की है? ये बुज़दिली किस बात की है? दिलेर बने और ये ओवरसीज़ को, जो आपको पता है 10 मिलियन हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान, जिनकी रेमिटेंसेस की वजह से पाकिस्तान अभी तक खड़ा हुआ है और बिल्कुल ही बैंकरप्ट नहीं हो चुका, उनको जो हमने राइट वादा जो पूरे सारे पाकिस्तान ने किए, शहबाज शरीफ भी कहते हैं कि हमें ओवरसीज़ की वोटिंग चाहिए, बाकी भी सब कहते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। अभी मौका है कि इसको आगे लेके चलें। मैं आपको इसको थोड़ी सी तफसील में जाऊं कि ओवरसीज़ वोटिंग राइट्स का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, उससे पहले आपको ओवरसीज़ की वोटिंग लिस्ट भी बनानी होती है। मीनिंग कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को पहले रजिस्टर करना होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन का प्लेटफॉर्म बनाएंगे, फिर आप उसको रोल आउट करेंगे हर मुल्क में, जीसीसी के मुल्क में, अमेरिका में, यूके में, यूरोप में। अभी तक रजिस्ट्रेशन का भी रोल आउट नहीं हुआ, जो बहुत आसान है और तकरीबन बना हुआ है नादरा से। तो रुकावट किस बात की है? ना तो आप नादरा को करने दे रहे हैं, ना आप खुद उसको टेंडर कर रहे हैं। मैं हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को माज़रत के साथ कहता हूँ कि दोनों एक ही हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर पे कोर्ट्स को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको टाइम बाउंड करें। इलेक्शन कमीशन को टाइम बाउंड करें कि इसका पहला फेज़ रोल आउट का कोई टाइम दे, इसका टेंडरिंग का, या तो वो नादरा को दे या किसी दुनिया की बेस्ट कोई कंपनी हो जो इसकी टेक्नोलॉजी बनाए। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। टेक्नोलॉजी में सबसे आसान चीज़ होती है लीप फ्रॉग, मतलब है कि जो भी बेस्ट टेक्नोलॉजी होती है दुनिया में, आप उसको अडेप्ट कर लेते हैं अपने मुताबिक, तो उसमें कोई देर नहीं लगती। जब पुराने आपके टीवी के सेट्स होते थे, आप जाके उससे एक आध पतला नहीं लेते, आप स्टोर में जाके सबसे पतला वाला ले लेते हैं अभी, क्योंकि टेक्नोलॉजी है। तो आपसे भी ये दरख्वास्त है कि जो भी टेक्नोलॉजी बेस्ट हो, नादरा एक इंटरनेशनली रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी है, उसको इस्तेमाल करें। या अगर आपको उसमें कोई मसला है तो टेंडर कर दें टॉप 3 जो दुनिया की बेस्ट कंपनीज है टेक्नोलॉजी की, और शुरू करें ओवरसीज़ वोटिंग के हम अगले इलेक्शन के लिए तैयार हों ओवरसीज़ के लिए। ये मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन से, हुकूमत से भी एक साजिश है कि वो हाँ करते रहेंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहते रहेंगे कि हम आपकी बड़ी कदर करते हैं, लेकिन बुज़दिली का इज़हार करेंगे और उनको वोट का हक नहीं देंगे, उनको वोट का राइट नहीं देंगे, इसी एक्सक्यूज़ के नीचे कि टाइम नहीं था और हम टेक्नोलॉजी सही नहीं बना सके। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, टेक्नोलॉजी बन सकती है। आप दुनिया की बेस्ट टीम्स लेके आएँ और इससे आगे चलें, टेंडर करें या नादरा को कॉन्ट्रैक्ट दें। नादरा पूछ के कॉन्ट्रैक्ट हमें क्यों नहीं मिला, लेटर ऑफिशियल्स लिखे हैं कि लेटर हमें क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ, किस बात की डिले है इसमें? इलेक्शन कमीशन खाली आके क्लैरिफाई करे कि इसमें किस बात की डिले है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को अपना वोटिंग का हक नहीं मिल रहा। किसका? हाँ, और फ्लोर क्रॉसिंग पे पंजाब की गवर्नमेंट बन गई, हमजा शहबाज को वोट मिल गए। अगर आप फैसला जो है वो इनको डिसीट करने का होता है, इलेक्शन कमीशन करता है या सुप्रीम कोर्ट करता है, तो इनके पास अथॉरिटी नहीं होगी, ये अक्सरियत नहीं होगी, ये वज़ीर आला कैसे हल ले सकते हैं? इस हवाले से आप कोर्ट जाने का इरादा रखते हैं? एक तो हमने आज का जो फैसला है उसके ख़िलाफ़ ICA फाइल कर दी है,
और ये मेरा ख्याल है कल जो है वो लगी होगी, क्योंकि हम समझते हैं कि जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं या जो जज हैं वो गवर्नर को या सदर को हुक्म नहीं दे सकते कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, देखिए इस वक्त दो आ रहा है। जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा है कि जो इलेक्शन है वो सही नहीं हुआ, और उसमें उन्होंने बड़ी वाज़ेह एविडेंस दी है कि इलेक्शन क्यों नहीं सही हुआ, लोगों को रोका गया, वोट नहीं डालने दिए गए, वहाँ पे किस तरीके से अंदर बदमाशी हुई और वो सारा। अब वो गवर्नर कह रहा है कि मैं रूल 130 के तहत मुतमईन नहीं हूँ हलफ लेने के लिए, और उन्होंने सदर साहब से पूछा है। अब असूलन जो है वो लॉ मिनिस्ट्री ने और सदर साहब ने आपस में तय करना है कि ये इलेक्शन कानूनी है या नहीं कानूनी, और उसके बाद उन्हें आगे चलना है। इसी तरीके से जो आपने पॉइंट दिया है, अगर ये हुकूमत क्या हुकूमत होगी कि ये हुकूमत जो ही बनेगी विद इन 30 डेज़ आपने एतमाद का वोट लेना है। एतमाद के वोट के लिए आपको 186 बंदा चाहिए, आपके पास होगा नहीं। सो ये पंजाब असम्बली जो है ये सस्टेन नहीं करेगी, इसके ऊपर बिल्कुल इस वक्त एक फजूल ये जोर लगा रहा है। ये जो मरकजी हुकूमत है एक वोट की बुनियाद के ऊपर कायम है। हाँ। 174 हो गए थे, इकबाल मोहम्मद अली फौत हो गया, अब एक वोट बर्तरी है, डिफेक्शन क्लास आ जाती है, एक वोट की उनकी बर्तरी। आप बताएं आपके इस्तीफे जो हैं वो क्या मैटर करेंगे? अगर आप इस्तीफे ना दिए हो तो आपको नहीं देखें, जब तक सदर ममलिकत जो हैं वो ख़ुद एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं वज़ीर आज़म को, ये सदर का अख्तियार है। सो 172 बंदे हर वक्त वज़ीर आज़म के पास होने चाहिए अगर वो हुकूमत करना चाहते हैं। सो इनके 4-5 लोग भी अगर बाहर हों और पीछे से एतमाद का वोट लेना पड़ जाए तो ये नहीं ले सकेंगे। सो इसलिए ये हुकूमत बड़ी फ्रेजाइल है, और इसीलिए मैंने अर्ज़ किया है कि हमें इलेक्शंस की तरफ ही बढ़ना है। अब सिर्फ फैसला ये करना है कि ज़्यादा नुकसान करा के बढ़ना है या कम नुकसान करा। ये बताइएगा कि आप डेली आपकी हर वीकली कैबिनेट होती थी और उसमें ईवीएम और में जिक्र कर रहे थे, वो डिस्कस होता था। एक तो सर ये मेंशन करते हैं वो लास्ट स्टेज कौन सी थी जिस पर आप इस सारे प्रोसेस को छोड़कर गए, जिसको कंटिन्यू होना था? एक तो सर ये, दूसरा सर ये भी बता दीजिएगा कि शहबाज शरीफ साहब ने आज कल किसी इंटरव्यू में ये कहा कि वो पीटीआई के साथ पार्लियामेंट के अंदर बैठकर बात करना चाहते हैं दोबारा से इंतखाबी इस्लाहात पर, जिस तरह आप उनके साथ बात करना चाहते थे। इस पर भी देखिए जी, इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर बातचीत तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान में, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि अगर इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जो किसी वक्त भुट्टो और एंटी भुट्टो थी, अब इमरान खान और एंटी इमरान खान है। सो ये जो दो मामलात हैं, इंतखाबी इस्लाहात हैं और इंतखाबात हैं, इसके ऊपर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और आगे बढ़ने के लिए हर कदम जो है वो हम, यही मैंने अर्ज़ किया है, हुकूमत ने फैसला ये करना है कि ज़्यादा नुकसान करा के इलेक्शन कराने हैं या कम नुकसान करा के इलेक्शन कराने हैं। साहब ये बताइएगा कि आइन के तहत जो इंतजाम शुदा इलाका है हाँ, उसकी नशिस्तें कम होनी है, जब तक हल्का बंदियां नहीं होंगी, कम नहीं होंगी, तो इलेक्शन कैसे मुमकिन है? आप एक लॉयर भी हैं, और सेकंड इलेक्शन कमीशन की जानब से गुज़श्ता रोज़ ये वाज़ेह कर दिया गया है कि वो दिसंबर तक कम से कम इलेक्शन नहीं करा सकते। लेकिन अगर उनकी तरफ से वाज़ेह कर दिया गया है तो फिर इस इलेक्शन कमीशन को घर भेज देना चाहिए, क्योंकि आइन के आर्टिकल 225 के मुताबिक इलेक्शन में तो हर सूरत में उन्होंने तैयार होना है 3 महीने के अंदर इलेक्शन कराने के लिए। और मिसाल के तौर के ऊपर आज जिस तरह अभी सवाल हुआ आपके सामने, अगर 171 बंदे हो जाएं शहबाज शरीफ साहब के पास और असम्बली टूट जाए तो इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा कि हम 1 साल बाद इलेक्शन कराएंगे? ये तो एक इंतहाई, मैं समझता हूँ, बचगाना किस्म की बात थी, और जो बयान भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया बड़ा बचगाना था, और इसलिए हम कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर रिज़ाइन कर दें अगर वो नहीं करा सकते। बड़ी वाज़ेह बात है, आर्टिकल 51 जो पाकिस्तान के आइन का है वो कहता है कि इलेक्शन जो है वो आखिरी मरदमशुमारी की बुनियाद पर होने हैं। अगर इस ज़मन में फिर इन्होंने, जब जो पिछला था उसमें जो तरमीम आई थी आपको मालूम है मर्जर की, उसमें ये होता ये है कि सबसे पहले आपने तय कर लिया कि हमारी टोटल जो डायरेक्टली इलेक्टेड नशिस्तें हैं वो 266 है, उसके बाद आपने सूबों को दे दी। अब खैबर पख्तूनख्वा की जो नशिस्तें हैं उनमें 6 सीटों की कमी आनी है। इसकी वजह यह है कि वहाँ पे 12 से 6 हो जानी, बाकी तीनों सूबों में तो इफेक्ट ही नहीं होना। और जो आपने डीलिमिटेशन करनी है वो सिर्फ 6 ज़िलों में करनी है, बाकी तो किसी जगह के ऊपर आपने करनी नहीं है। और वो भी सिर्फ डीलिमिटेशन ये होनी है कि पहले वो 3 लाख की आबादी के ऊपर एक MNA है, अब 6 लाख की आबादी पे MNA होना है, जैसे पूरे पाकिस्तान में। सेटअप कौन लाएगा, क्योंकि आप अपोजिशन में नहीं है, वो कायदे ऐवान और अपोजिशन ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इसीलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इमरान खान के बगैर तो आप ये सारे काम नहीं कर सकते।
इमरान खान के साथ ही बैठना पड़ेगा, पीटीआई के साथ ही बैठना पड़ेगा। अब नूर आलम और राजा रियाज जैसे जो लोटे हैं उनके साथ बैठ के अगर आप ये तय करेंगे तो कौन मानेगा उसे? मतलब आप पार्लियामेंट में जा रहे हैं वापस पीटीआई? हम पार्लियामेंट से तो इस्तीफे दे चुके हैं, लेकिन हमसे बातचीत ये बताइए कि जैसे हम देखते हैं तहरीक इंसाफ खुल के सामने आई है, बाकायदा जो इलेक्शन कमीशन है उस पर एतमाद किया जा रहा है। इन केस जो मुतालबात हैं वो पूरे हो जाते हैं, इलेक्शंस जो टाइम दिया जा रहा है उसमें हो जाते हैं, क्या दोबारा से मुमकिन है कि दोबारा से जो इंतखाबात के रिजल्ट आते हैं उन पर एतमाद नहीं किया जाएगा, कहा जाएगा कि ना? देखें जी, पाकिस्तान में एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इसीलिए तो हम कह रहे थे। इमरान खान ने पहले क्या बात कही थी, स्पीकर ने क्या बात कही थी कि आप आइए बैठे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कराएं। जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाते हैं तो फिर कोई पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि उसको चैलेंज करे। सो सही, साफ और शफाफ इंतखाबात ही पाकिस्तान के मसाइल का हल। ये बताइएगा कि अगर ओवरसीज का जो वोट बैंक है उसको चैनलाइज नहीं करता इलेक्शन कमीशन, आप अदालत से रजू रखने का इरादा रखते हैं? बिल्कुल, अभी भी अदालत में कुछ 4 केसेस एक सलमान साहब हैं उनने भी किए हुए हैं कि सिंध में भी, पंजाब में भी, तो हम भी बतौर पार्टी भी कोर्स का रजू करेंगे। इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, एक मिनट जावेद, एक जावेद। गवर्नमेंट की तरफ से ये बार-बार कहा गया और कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मशवरा किया कि पीटीआई वापस असेंबलियों में आए और आके डट के ऑपोजिशन करे, और इंतखाबी इस्लाहात की जो बात की जा रही है, तो क्या पॉलिसी है आपकी कि बैठेंगे, साथ बैठ के इस्लाहात करेंगे? देखें, हमारे इस्तीफे तो पहले ही मंजूर हो चुके हैं और आइनी पोजीशन इस वक्त ये है कि असम्बली के 130 मेंबरान असम्बली में मौजूद नहीं हैं और उनके आपने ज़मीनी इलेक्शंस करवाने हैं। लेकिन जो पॉलिटिक्स है उसमें डायलॉग की जगह तो हमेशा होती है। आप ज़रूरी तो नहीं कि मेंबर हों, जिस तरह मैंने कहा आपने सही सियासी कुव्वत से बात करनी है और सही सियासी कुव्वत मुल्क में पीटीआई। इलेक्शन मुक्ति बात की है, अगले अगर इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोलो फ्लाइट करेगी या वो भी इत्तेहाद में कही जाएगी? क्योंकि अभी काबलिग भी आदि आपके साथ है, बाप भी आपके साथ है, जीडीए भी आपके साथ है, तो क्या स्ट्रेटजी होगी? सोलो जाएंगे या इत्तेहाद होगी? नहीं, देखें अभी तो बड़ी जल्दी है, अभी तो आगे इंशाल्लाह बढ़ने तो दें, इलेक्शन आने तो दें। और सही है, इस वक्त हमें जो इस वक्त मकबूलियत का आलम है पीटीआई का, उसको सामने रख के फैसले करें। सर, छोटा सा सवाल ये है कि पिछली बार हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे एक सवाल किया गया जो जिस बार बदमज़गी भी हुई, मेरा ये पॉइंट ये है कि क्या उस पर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? फरहत नबी के हवाले से जो सवाल हुआ, कल मरीन ने भी जिक्र किया और बाकायदा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र कि वहाँ पे बाकायदा सवाल किया गया और खान साहब भाग गए। तो आपको नहीं लगता इस पे जवाब? किससे सवाल किया? फरहत नबी के हवाले से जो सवाल हुआ, क्या सवाल है? पूछा गया था ये कौन है? हमें क्या पता। अगर जिनका देखें, बड़ी सिंपल बात है, अगर उनके जो मरियम नवाज़ हुकूमत में है उनके खिलाफ एविडेंस है, वो केस करें। वो केस क्यों नहीं कर रही? सवाल तो ये है ना कि जो हुकूमत है उनसे पूछें कि अगर वो उनके ऊपर एविडेंस है तो वो किधर है, वो केसेस किधर हैं, उनको लेके आए, केस करें उनके ऊपर। हमने तो नहीं रोका हो। फवाद साहब, जो लंदन के अंदर मिसाक जमहूरियत एक नया बना है और आज जिसकी मिसाल हमने देखी कि वज़ीर ख़ारजा का हलफ उठाया उन्होंने, सर ये कौन सी सियासी मफाहमत है जो एक किस्म की गालियां देते थे और ये सियासी मफाहमत? ये सियासी मफाहमत ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो कब्र है उससे मेरा ख्याल है इससे बड़ी गद्दारी मुमकिन नहीं थी जो आज पीपल्स पार्टी ने की है। और उन्होंने पहले जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक इस्तामारियत के ख़िलाफ़, साम्राज्य के ख़िलाफ़ और जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए जो जद्दोजहद थी, पहले उसको दफन किया जरदारी फैमिली ने, और आज जरदारी फैमिली ने पीपल्स पार्टी को मुकम्मल तौर पे सियासी तौर पे दफन कर दिया है। बिलावल भुट्टो को शहबाज शरीफ का वज़ीर ख़ारजा बना। साहब ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपके जो इस्तीफे स्पीकर की जानिब से भिजवाए गए हैं अभी मौसूल नहीं हुए। स्पीकर जो राजा परवेज़ अशरफ हैं उनकी जानिब से वो आपके इस्तीफों को दोबारा तस्दीक के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। क्या पीटीआई पेश होगी स्पीकर के सामने? बात यह है कि हमारे इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, हमें स्पीकर ने उसकी जो है वो इंटीमेशन दे दी है। अब सवाल यह है कि ये इलेक्शनों से क्यों भाग रहे हैं? ये तो कह रहे थे कि इस्तीफे देंगे तो ज़मीनी इलेक्शन करवाएंगे, तो अब इनको चाहिए कि इलेक्शनों की तरफ बढ़ें। और इंशाल्लाह ये अभी इस्तीफे हुए हैं, अभी और भी इस्तीफे बाकियों से भी आने हैं, वो भी इंशाल्लाह देखेंगे। थैंक यू।